ओके, here we are. ठीक है, हाँ, थोड़ा तुम भी देखो, थोड़ा हम भी देखो। हम अकेले काहे देखें? थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी मेहनत हम करें, और ऊपर वाले ने चाहा बढ़िया बढ़िया काम हो जाए। तो सारा काम, सारा खेल उसी का है। तो प्रयास कर सकते हैं, अच्छे से प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास सही दिशा में होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए। भावनाएं समझो, प्रयास कर सकते हैं। गुड। चलिए, सुबह सुबह की क्लास कहती है कि गुरुदेव, हमारे पास एक टॉपिक है, उसको देखो, सिलेबस को। पॉलिटी के अंदर आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा टॉपिक है। फेडरल एग्जीक्यूटिव शब्दों का जो खेल करा है इस बार उन्होंने, फेडरल एग्जीक्यूटिव, और उसके आगे लिखा है प्रेसिडेंट। उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग। इसी तरह से एक और टॉपिक दिया है आपको स्टेट के बारे में। कौन सा पॉइंटर है वो? क्या है ना, क्या बोला है उन्होंने? राज्य का, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एमपी। और अगला राज्यपाल, मंत्रिमंडल, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विधानसभा, दैट इज योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और हाई कोर्ट दिया। हाई कोर्ट यहाँ दे दिया उन्होंने, ठीक है, हाई कोर्ट इसका यहाँ है। साथ ही साथ में आपको दिया है सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम। बस अब इन टॉपिक्स को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक बुनियाद बनानी जरूरी है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलना है। क्वेश्चंस या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे या तो वो संविधान के प्रोविजंस के ऊपर होंगे। पहला ये नंबर 1, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आने चाहिए। अगला, जो स्टैट्यूटरी एक्ट्स हैं, जो संसद ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, सवाल वहां से आ सकता है। एक्ट्स के बाद में फिर आपके पास सवाल आएंगे फैक्ट्स के ऊपर कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन था, ये वाले पार्ट। तो ये 3 पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैं आपके, जिन्हें आपके ऊपर, जिनको आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। छोटा सा काम दोनों जगह पे लागू होता है। अब शुरुआत कहाँ से होगी इनकी और इनको किस तरह से समझा जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम देखेंगे। एक्ट्स जो होते हैं, लॉज जो होते हैं, या कानून का पालन कराते समय अगर कुछ हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है, कैसे होता है, प्रैक्टिकल क्या है। देन क्या आ गया मेरा? प्रैक्टिकल। ये है खेल इंडियन पॉलिटी का। वास्तविकता में क्या हो रहा है, दिया क्या है, और वास्तविकता में क्या हो रहा है। ओके, सो जब हम इन पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ 3 चीजें साफ नजर आती हैं। एक कहता है एग्जीक्यूटिव, इधर कहता है गवर्नर, गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव। इधर हाई कोर्ट है और इधर सुप्रीम कोर्ट है, इधर पार्लियामेंट है, इधर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर।
अब ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये जो एग्जीक्यूटिव है और ये जो जुडिशियरी है, ये 3 मेजर ऑर्गन्स होते हैं ऑफ गवर्नमेंट। अब 3 मेजर ऑर्गन्स है, ठीक है सर, 3 मेजर ऑर्गन्स है। अब ये जो 3 ऑर्गन्स हैं, इनको हम बड़े आराम से जो लिखा है वहां पर, इसको इस तरह से लिखेंगे। आपने एक तो लिख दिया एग्जीक्यूटिव, इसको फेंकने को बोला था शायद, ये चालू एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। कार्यपालिका, विधायिका, ये आएगा ना स्पेलिंग सही है, और न्यायपालिका। ये 3 ऑर्गन हो गए। जब ये 3 ऑर्गन्स काम करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो पहली चीज, ये 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट बना रहे, तो ये बना क्यों रहे और किस प्रकार से बना रहे। सो मेरा प्रियम्बल संविधान का कुछ कहता है। स्टार्टिंग की लाइन बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। ये 3 शब्द थे जो ओरिजिनली sovereign, democratic, republic, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ करते थे 1950 में। अभी जब हमने अमेंडमेंट्स देखे थे तो अमेंडमेंट के अंदर हमें पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट के साथ हमने इसके अंदर 2 शब्द और जोड़े हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर। खैर काम आज हमारा जो है वो इन पर है। सबसे पहली चीज, व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा, जनता के बीच में से, जनता के लिए सरकार का चुना जाना। इसमें बोर्ड पूरा दिख रहा है, कंप्लीट। दैट इज योर डेमोक्रेटिक सिस्टम। अर्थ ये हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी और वी द पीपल से शुरू होगी। यही बना रही वी द पीपल, तो जनता के बीच में से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के बीच में से, जनता के द्वारा, जनता के लिए काम करने वाली सरकार को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें जनता की भागीदारी होती है। अब ये जनता किस तरह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी बनाएंगे। अब इसके अंदर प्राचीन भारत की थोड़ी सी हिस्ट्री देखिए। इंडिया के अंदर हम जब बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन रहा, कुछ टाइम पर पॉलिटिकल यूनिटी दिखती है पूरी हिस्ट्री के अंदर। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इसकी वजह से मोनार्कियल सिस्टम इंडिया को नुकसान में ले जा सकता था। किसको बनाओगे, इतने सारे किसको बनाओगे, और फिर कल को फिर से भिड़ लिए तो जैसे पहले भिड़ा करते थे। सो मोनार्कियल सिस्टम एक बड़ी कल्चर के लिए नुकसानदायक हो सकता था। फिर क्या बनाएंगे। तब बात होती है कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के अंदर हम लोगों ने डिमांड किया था सेल्फ रूल, स्वराज। शुरुआत होती है बेसिकली, ये तो बाय प्रोडक्ट था बंगाल पार्टीशन का, हालांकि उसके पहले से डिमांड हो चुकी, डिमांड क्या उसके ऊपर बात हो चुकी थी ऑलरेडी। जो ब्रिटिशर्स की दूसरी कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज में ये दिया जा चुका था, खासतौर पर व्हाइट कॉलोनीज के अंदर। तो स्वराज की अवधारणा धीरे धीरे बदलती है, और ये स्वराज था सेल्फ रूल, और इस सेल्फ रूल के अंदर मॉडल जो अडॉप्ट करना था वो था ब्रिटिश। सिंपल, हमने उस समय आजादी नहीं मांगी थी। अगर हम आजादी मांग रहे होते तो बात कुछ और होती,
जब हम आजादी नहीं मांग रहे हैं तो हमने क्या मांगा? 1916 होम रूल लीग मूवमेंट। इसमें हम मांग रहे थे कि आप हमको हमारे कुछ चीजों के अंदर काम करने दीजिए। दैट वाज द स्वराज पहला। 1929 आते आते उस समय के भारत के दो हिस्सों के बारे में बात थी। 1916 के अंदर ये मुद्दा मेन जो चल रहा था वो ब्रिटिश इंडिया का था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और 1929 आता है, ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली इंडिया दोनों के अंदर शामिल हो जाता है और इसको इस समय नारा दिया गया कि ये पूर्ण स्वराज होगा। दैट इज अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं है, अभी भी इंडिपेंडेंस वाला वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा चल रहा है राजनीति किस प्रकार से होगी। सो सबसे पहले अगर आप बुक्स को देखेंगे ना, जो बहुत सारी अच्छी बुक्स आती हैं, उसके अंदर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की स्टार्ट होती है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। गांधी ने वो काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत शेप कर दिया उसको, बट अदरवाइज अगर दूसरी किताबें आप देखेंगे तो एनएफएम इज कंबाइंड विद पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि जब तक आप इस नजरिए से इसको नहीं देखेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है और इसकी जड़ें कहाँ तक हैं। तो जड़ें आती हैं एनएफएम में। एनएफएम के अंदर 1916 से 1929 वाले मामले होते हैं। यहाँ पे 1920 के अंदर हम लोग एक बड़ा मूवमेंट देखते हैं जिसे हमने कहा था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। खत्म हो जाता है 22 के अंदर। 23 के अंदर हम एक और सत्याग्रह देखते हैं, झंडा सत्याग्रह। उसके बाद 29 वाला काम हो जाता है। इसके बाद 32, 31, 32, 33 वाले काम के अंदर हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, असहयोग तो नॉन कोऑपरेशन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दैट इज नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। यार हिंदी मुझे ना कंफ्यूज कर रही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग देखते हैं। ये जो सीडीएम था, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे थे, इस दौरान चल रहे थे, उनका रिवर्सल हो जाता है कि ठीक है, हम कानून तो तुम्हारा मान रहे थे, अब हम तुम्हारा कानून भी तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमें हमारी सरकार दे। बात क्या थी? हमें हमारी सरकार दे। हमें हमारी सरकार क्यों चाहिए थी? हमें हमारी सरकार चाहिए थी क्योंकि इस जनता को कुछ राइट्स चाहिए थे, और उन राइट्स के अंदर एक राइट था पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार। ठीक है साहब, हो गया, बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। अब 1942 आते आते गांधी जी एक नया मूवमेंट शुरू करते हैं एंड दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तो अंग्रेजों भारत छोड़ो ही होगा ना। 42 क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ कंसेप्ट इवॉल्व होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब हमें अब आजादी पूरी तरह से चाहिए, ये कंसेप्ट है। लेकिन इस बीच में जो डिमांड सेट था, जिस तरह की डिमांड की गई थी, वो डिमांड्स कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश पैटर्न को एक्सेप्ट करने वाली बात होती है। और इन्हीं डिमांड्स के चलते चलते 1935 में अंग्रेज एक एक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको लाने से पहले एक कमीशन इंडिया आता है जो स्टडी करता है इंडिया की कंडीशन को, उसको कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया था? क्योंकि उसके पहले एक एक्ट आया था 1919 में, उसको स्टडी करने आया था कि यहाँ की सरकार किस तरह से चल रही है। तो व्हाट इज सरकार? सरकार इज दिस। अब उस टाइम की जो सरकार थी, उस सरकार का जो हेड एग्जीक्यूटिव था वो अंग्रेजों द्वारा अपॉइंट किया हुआ होता था। तो हेड एग्जीक्यूटिव उस समय की सरकार के अंदर हमारे पास गवर्नर जनरल होता था, इसको अपॉइंट करता था क्राउन। क्राउन यानी राजा या रानी। साथ ही साथ में राजा की मदद करने के लिए वहां पीएम और उसकी काउंसिल होती थी, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री।
जो राजा की या रानी की मदद करते थे। देन बात कहाँ आ गई, अब क्या होगा, तो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर बनना चालू। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं बनता, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर यानी विधायिका के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू होते हैं और एक सेंट्रल विधायिका और प्रोविंशियल असेंबली ये बनती हैं। प्रोविंशियल यानी जो ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर प्रोविंस होती थी उनके अंदर बनती है। सेंट्रल इसी तरह से राजाओं की काउंसिल है, उसके ऊपर हम अभी नहीं जा रहे। ये काम क्या करती थी, लॉज बनाने का। तो किस तरह के लॉज ये बना सकती थी, कानून बनाने का अधिकार जो यहाँ पर दिया था अल्टीमेटली दो हिस्सों में बटा हुआ होता था, एक होते थे ट्रांसफर्ड और एक होते थे रिजर्व्ड। एक होते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक होते थे रिजर्व। रिजर्व वाले के अंदर ई भैया काम कर रहे थे और ई भैया का काम था ट्रांसफर्ड पे काम करना। सही है, ये हमारी लेगेसी है। लेकिन यहां काम करा गया, काम करने का एक्सपीरियंस मिला, असेंबलीज बनना चालू होती हैं, असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन का मोड ऑलरेडी इनका एग्जिस्ट कर रहा है। किसका, लेजिस्लेचर का। जुडिशियरी अपॉइंट की जाती है। 1935 के अंदर ऑलरेडी हमारे पास हाई कोर्ट्स हुआ करते थे और 1935 के एक्ट के अंदर एक फेडरल कोर्ट की उम्मीद की। फेडरल कोर्ट क्यों थी, क्योंकि इस इंडिया को उन लोगों ने एक फेडरेशन बनाने की कोशिश की थी। सॉवरेन सोशलिस्ट फेडरेशन किस किस का, स्टेट्स यानी प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस का ये खेल था। लेकिन वो कभी बना नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसे ज्वाइन किया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन लॉ तो था। अब हमारे पास जब 1947 आ रहा होता है तब तक सुनबुगाहट कुछ इस तरह से चल रही होती है कि सडनली ऑल ऑफ अ सडन हम लोग आजाद हो जाते हैं। हाँ, हमारी डिमांड थी, लेकिन अंग्रेज अगर नहीं पूरी करते तो क्या होता, आजाद तो हो गए। अब जैसे ही आजाद होते हैं तो हमारे पास समस्याएं बहुत सारी खड़ी होती हैं। पहली समस्या हमें जो हैंडल करनी होती है वो थी पार्टीशन। पार्टीशन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, रेफ्यूजी की प्रॉब्लम, भुखमरी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे पास मौजूद है। अब संविधान सभा को रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सो उसके अंदर टर्म थी कि अगर आप सब कुछ सही नहीं चला तो हम वापस से आ जाएंगे, अंग्रेजों ने ही कहा। ठीक है सर, हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास 3 बॉडीज हैं जिसके ऊपर संविधान सभा काम करेगी और चौथा एलिमेंट है किनके लिए काम करेगी, तो इनके राइट्स कौन से होंगे। We the people of India having solemnly resolved to constitute into तुम काट है भैया। Okay. So I was talking about कि किस तरह से ये 3 ऑर्गन्स काम करेंगे। अब मैं संविधान सभा के अंदर बैठा हूँ और मैं इसके ऊपर कार्य करना चाह रहा हूँ। अब आप सोच के बताइए कि कौन से राजा को हम इंडिया का राजा बना दें। 1857 में हमने आखिरी मुगल बादशाह को राजा बना दिया। ठीक है, राजा रजवाड़ा तो उस समय भी सबसे बड़े राजा को बना दें तो हैदराबाद स्टेट ना मुसलमान नहीं बनाएंगे, तो सबसे बड़े हिंदू राजा को बना दें तो वापस में खड़े हो जाएंगे। बंदा कहीं ना कहीं झगड़े होते, प्लस हम वहीं पहुंच जाते जो 1929 की डिमांड के खिलाफ होता। हमें तो राजाओं को भी हटाना है, हमें तो जनता का शासन चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। तो बड़ा कॉमन एलिमेंट निकल कर आया जो एक शब्द था, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। अब ये कई बार समझाया है, हमेशा ही समझाना पड़ता है, इसके बारे में मिसनोमर्स बहुत सारे होते हैं। मिसनोमर्स बहुत सारे होते हैं, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। डेमोक्रेटिक यानी गणतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र।
गणतंत्र भी क्या? रिपब्लिक अच्छा अच्छा अच्छा, ये है भैया लोकतंत्र और ये है गणराज्य। ये अंतर, इसको इस तरह से समझिए। रिपब्लिक के लिए 100% गणराज्य होना है, यानी 100% डेमोक्रेसी होना है। बिना डेमोक्रेसी के आप रिपब्लिक नहीं हो सकते। क्यों? रिपब्लिक का अर्थ ये हुआ कि जो राज्य है, स्टेट, उस राज्य का जो हेड होगा, साफ करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, सफाई भी करना पड़ेगी। राज्य का जो हेड होगा वो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना गया होगा। सो कौन हेड होगा? सो वो रिपब्लिक बनाता है। सो रिपब्लिक बनाने के लिए हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये अर्थ होता है रिपब्लिक का। लेकिन वहीं पर अगर हमको सिर्फ डेमोक्रेटिक चाहिए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में राजा हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर मोनार्की चल सकती है। एग्जाम्पल इंग्लैंड, राजा रानी है लेकिन डेमोक्रेसी, प्रधानमंत्री। एग्जाम्पल भूटान, राजा है, प्रधानमंत्री भी है। ऐसी कई जगहों के ऊपर, जापान, पार्लियामेंट है, राजा है। उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि राजा भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द आ गया तो राजा अपनी स्व से काम नहीं करेगा। लेकिन सऊदी अरब में ये शब्द नहीं आता, ओमान में ये शब्द नहीं आता। वहां राजा की मर्जी से मंत्री हो सकते हैं। टोटल मर्जी किसकी? संप्रभुता किसकी? वो है संप्रभुता। अब यहां सॉवरेन डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सॉवरेन है। ये भारत का कैरेक्टर बता रहा है कि भारत अंदरूनी तौर पर, बाहरी तौर के ऊपर अपने निर्णय लेने में सक्षम है। सो उस निर्णय लेने के सक्षम के अंदर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमने बात करी थी, उसके प्रोविजंस कुछ बने और वो इस तरह से बने कि इसमें दो मेजर पार्ट्स हैं। जो दो मेजर पार्ट्स आते हैं पूरे संविधान के अंदर जो महत्वपूर्ण बनते हैं, उसमें एक आता है हमारा पार्ट 5, एक हमारा आता है पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये जो भाग 5 और भाग 6 है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। जो ओपनिंग मुझे आज देनी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मुझे ये फटाफट निपटाना है, बड़ी जल्दी निपटता है ये। उसके बाद फिर नया सेट, नई शुरुआत, नई कहानियां, नया रिवीजन। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक कुछ कहानी हमारी? अब हमने बात करी 3 मेजर ऑर्गन्स की। ये जो 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, इन मेजर ऑर्गन्स को किस तरह से डिवीजन डाला गया है। सो मैंने यहाँ लिखा था पार्ट 5 और पार्ट 6। ना ये जो पार्ट 5 और पार्ट 6 है, ये राजनीति के ऊपर चर्चा है। पार्ट 5 और अब ये समझने की कोशिश करिए कि मैंने अभी तक आपको जो फिलॉसफी दी है वो ये है कि हमने ये सिस्टम क्यों चुना। तो सिस्टम चुनने के अंदर हमने सिर्फ एक्चुअली पुराना लेजिस्लेचर चुना, क्योंकि उधर तो अंग्रेजों का राजा था, वो तो चुना गया। और कोर्ट के अंदर तो वो अपॉइंटमेंट होते तो वो हमने चुन लिया। वो था वैसा का वैसे, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो इसके प्री एग्जिस्टेंस से एक सिस्टम मौजूद था। क्या था? सिस्टम मौजूद था। सो मेरे पास आता है पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और एक आता है मेरे पास, चलो जरिए, पार्ट 6। पार्ट 5 की जो हेडिंग होती है वो लिखी जाती है यूनियन, द यूनियन। अब ये जो शब्द आया यूनियन, ये शब्द थोड़ा सा विचित्र हो जाता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दे दिया गया सिलेबस में फेडरेशन, फेडरल। ये यूनियन निकलता है आर्टिकल 1 के साथ, जो बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, ये नाम हो गए, शैल बी अ
यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। सो ये संघ की बात करते हैं। कौन सा संघ? इंडिया। तो इंडिया क्या है? एक यूनियन है जो राज्यों से मिलकर बनती है। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसके बाद उसकी टेरिटरीज के बारे में चर्चा हो जाती है, तो वो अपनी जगह पर है कि इंडिया की टेरिटरी क्या है। फिर यहां पर बात होती है कि आपको किस तरह से ऑर्गन्स बनाने हैं। सो सबसे पहले चर्चा करते हैं ये लोग एग्जीक्यूटिव की, कि काम करेगा कौन? कार्यपालिका की। कि कार्यपालिका का काम क्या होगा, कार्यपालिका क्या काम करेगी। अब ये कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल 52 से 151 तक। अब एग्जीक्यूटिव के जैसे ही बोला तो उसके अंदर ये पहला चैप्टर बन जाता है। दिस इज चैप्टर 1, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। सही है? 78 बोलते हैं। चलो, तो ये एग्जीक्यूटिव है। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन और शामिल हो सकता है उसके ऊपर चर्चा है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक यू। सो एग्जीक्यूटिव के अंदर की बात ये होती है कि यहां पर इन्होंने बोला कि हम लोग प्रेसिडेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? काय को? काय ज्यादा भाव? काय को बनाना? क्योंकि प्रियम्बल में आपने एक शब्द ले लिया रिपब्लिक, उसको पूरा करने के लिए आपको राष्ट्रपति बनाना है। रिपब्लिक अपने आप डेमोक्रेसी मांगता है, बिना डेमोक्रेसी के आप रिपब्लिक नहीं हो सकते, लेकिन बगैर रिपब्लिक के आपकी डेमोक्रेसी हो सकती है। सो डेमोक्रेसी इज द कोर, जिसके लिए जिसकी वजह से रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक की वजह से आप डेमोक्रेसी हो नहीं। डेमोक्रेसी की डिमांड हमारी सबसे पहले से चल रही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हमने अपनी लेजिस्लेचर तो बना दी। अब लेजिस्लेचर का एक्सपीरियंस था, लेजिस्लेचर पावरफुल थी, ठीक है, हमारी लेजिस्लेचर तगड़ी थी। कानून कौन बनाएगा? पालन तो तुम कर रहे हो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसके साथ में एक और चीज रखी, चैप्टर 2, जिसके अंदर ये लेकर आए लेजिस्लेचर, यानी विधायिका। अब ये जो विधायिका है, इन्होंने कहा कि जो संघ की विधायिका होगी वो बायकैमरल होगी, द्विसदनीय व्यवस्था होगी। आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 100 अगली बार मैं पूछूंगा फट से निकलना चाहिए। इसी के साथ इन्होंने एक घपला और करा, इन्होंने एक छोटा सा चैप्टर और जोड़ दिया, चैप्टर 3। इसके अंदर इस राष्ट्रपति को स्पेशल पावर्स दे दिए कि वो ऑर्डिनेंसेस दे सकता है, यानी राष्ट्रपति के लॉ बनाने के ताकत, शक्ति। बताइए, चैप्टर 4 में इन्होंने ये जोड़ा कि किस तरह से न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका का, संघ क्या है? राज्यों का संघ है। तो यहां पे आ गई हमारी यूनियन जुडिशियरी। 124 से 100 शाबाश। फिर उन्होंने बोला कि ये जो जुडिशियरी है, इसके अंदर बात हो रही है संघ की, यहाँ बात हो रही है यूनियन के लेजिस्लेचर की, यहाँ बात हो रही है इंडिया के प्रेसिडेंट की। याद रखिए कि यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की जुडिशियरी, ये ध्यान रखना है। सिर्फ लेजिस्लेचर यूनियन का काम देखती है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट इंडिया के हैं। सिर्फ लेजिस्लेचर यूनियन का काम देखती है। यूनियन बंटवारा है कामों का। यूनियन एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन वो स्ट्रक्चर यूनियन जैसा नहीं है,
वो स्ट्रक्चर फेडरल है। संघीय संघीय दोनों ही संघीय हैं। इंग्लिश में है तकलीफ तो कि कहाँ वो फेडरल हो जाता है, कहाँ वो यूनियन हो जाता है। सो यहाँ आपको दिया है फेडरल एग्जीक्यूटिव। आपको ये समझना है कि पहले फेडरल शब्द नहीं था, सिर्फ यही था। यहाँ शब्द बदल गया है, तो यहाँ शब्द बदलने के साथ में उनकी शक्तियों पे फोकस आ जाएगा कि कौन सी शक्ति चाहिए। शक्ति इस प्रकार की होगी। फेडरल एग्जीक्यूटिव बोला है तो अकेला राष्ट्रपति नहीं होगा। अब ये था मेरा पहला एस्पेक्ट। इसके बाद में उन्होंने ये कहा कि आपको पैसों के मामले में पूरी साफ सुथरी चीज चाहिए, तो आर्टिकल 5वां जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हमारे आ जाएंगे सीएजी महोदय। अब इसी तरह से पार्ट 6 को डिजाइन करने की कोशिश की गई। पार्ट 6 को जब डिजाइन किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव को पहले यहां डिफाइन करना पड़ता है कि स्टेट क्या है। व्हाट इज स्टेट? स्टेट की डेफिनेशन क्या है? तो पहले आर्टिकल 12 में हम ये देख चुके हैं, आर्टिकल 36 में हम ये देख चुके हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यहां पर भी राज्य की परिभाषा दी गई। कारण बड़ा सिंपल है, उस समय में हमारे पास 4 तरीके के राज्य की स्थिति थी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये वाला पार्ट हमने कवर किया था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन के अंदर। अब जब राज्य की बात होती है तो इसको बोल दिया गया चैप्टर 1। फिर चैप्टर 2 आया, उसके अंदर बोला कि आपका एक एग्जीक्यूटिव होगा और यहां पर राज्यों के हाथ में पुराने राज्यों का सिस्टम आ गया। तो यहां पर आपको दे दिया गया गवर्नर जो पहले से मौजूद था। अब देखिएगा सिस्टम देखिएगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बची कुछ टेरिटरी जिसको यूटी बोलेंगे। असली शासन कहां चलाना है, असली स्वराज कहां देना है? स्टेट्स को। अगर स्टेट्स के अंदर सब कुछ सही सही चल रहा तो यूनियन को थोड़ी स्टेट्स के अंदर उतर के काम करना है। तो अंग्रेजों का वो सिस्टम चलता था, चलेबल था। पहले ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, एप्लीकेबल है, ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है जो उसी हिसाब से चल रहा है। लगा दो, लगा दिया, आ गया गवर्नर साहब। अब गवर्नर साहब को पुराने वाले को भैया अपॉइंट किया करते थे भैया। वहीं पर अगला जो मेरे पास चैप्टर आता है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गया, तो अब मेरा आ गया चैप्टर 3। वही चीज लेजिस्लेचर। अब यहां पर उन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर आपका यूनिकैमरल या बायकैमरल हो सकता है, एक सदनीय या द्विसदनीय व्यवस्था का हो सकता है। एक सदनीय या छोटा ही बड़ा ही छोटा ही द्विसदनीय यानी यूनिकैमरल और बायकैमरल लेजिस्लेचर। ये तो पहले से था, कई प्रोविंसेस में ये पहले से था। कुछ जगह पर ये नया बनाना पड़ सकता था, उसको अप्लाई कर दिया। अगेन वही वाली बात थी कि कहाँ अप्लाई करोगे, तो वो पहले राज्य बता दिया तुम्हारा। तो ये वाला जो हिस्सा था पुराने समय में, ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के लिए था। साहब लोग, राज्यों का पार्ट 6 पार्ट ए वाला था। पार्ट बी के लिए पार्ट 7 था जो आज रिपील हो गया है। पार्ट सी के लिए 8 था और डी के लिए 9 था। ये कन्वर्ट हो गया यूटी में, डी को हटा दिया गया और फिर बाद में उसको पंचायत। तो 4 अलग अलग तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करते थे, ए बी सी डी वाले 6, 7, 8, 9 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। अब हमारे पास पंचायत है, वो तीसरा टियर है, वो थर्ड टियर है। अब यहाँ क्या राज्य संप्रभु होगा, सॉवरेन होगा। क्या ये राज्य स्वतः शक्तिशाली हो सके? हमने वही चीज देखी थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर इनकी कोई मर्जी नहीं। यूनियन इन्हें क्रिएट करता है, ये यूनियन ने इन्हें क्रिएट किया हुआ है, स्टेट की क्रिएशन से ये नहीं। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये भी समझ लेना क्यों नहीं है,
क्योंकि अंग्रेजों ने तुमको इंडिया दिया था, अंग्रेजों ने प्रोविंसेस आज़ाद नहीं करी थी, तो ऑलरेडी वो प्रोविंशियल यूनियन था। जब हम आज़ाद हुए हैं तो हम अंग्रेजों वाली टेरिटरी से आज़ाद हुए हैं, राज्यों से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। राज्यों ने तो ये कहा चलो फेडरल में जुड़ जाते हैं, तो उन्होंने अपने अपने संघ बना लिए, जैसे हमारा था मालवा संघ, इंदौर ग्वालियर स्टेट्स, जिसे बाद में नाम दिया मध्य भारत, विंध्य प्रदेश था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बघेलखंड एंड बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। पहले क्या आता था उसमें, पढ़ने में नहीं आता ना, वो बस नाम याद है, देख लेना। राजपूताना के स्टेट्स क्या थे, एक था नहीं, बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारे स्टेट्स थे। ये तो जुड़े नहीं थे ना, ये तो जुड़े फिर बाद में। तो पहले वाला जो स्टेट आया है, पहले वाले स्टेट की कोई औकात नहीं थी, उसने इंडिया को नहीं बनाया। इंडिया आजाद हुआ, उसकी प्रोविंसेस वो थी। वी ऑलरेडी गॉट फ्रीडम टू पार्ट्स। जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर इंडिया वही था, वो आजाद हुआ। प्रिंसली स्टेट भी आजाद हो गए, तो वो तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। हम इधर जाएं उधर जाएं, या हम रहे। एक रही नीर, एक रही वीर, एक रही फतेह और एक रही हम। तो ये जो हम थे वो अब देखते कि ईर वीर फतेह क्या कर रहे हैं। बंधा है मतलब बिल्ली। हाँ, तो बिल्ली बंधती है क्या, और कुत्ता बंधता है वो। उसको बंद जाना है कि अरे बच्चे हैं अंदर, नहीं है, सब हैं, मैं घंटी बजा रहा तो सो रहे होंगे ना, छुट्टी मना रहे हैं और क्या। ओके, क्या हुआ? What was I talking about? Legislature। तो हमने क्या अडॉप्ट करा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पर वो चीज समझा दूं कि राज्य अगर कल को बोले कि मुझे मध्य प्रदेश बोले कि हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, मुझको अलग होना है, सॉरी बॉस तुम्हारी वजह से मैं नहीं बनाऊं, मैंने तुम्हें बनाया। क्लियर हो गया? ये फेडरल दिख रहा है? नहीं, हमने तुम्हें बनाया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चल सके। दैट इज द केस। व्हाट इज फेडरेशन? व्हाई इंडिया या इंडियन स्टेट्स कैन नॉट टूट सके एंड अलग हो सके एंड गो अवे, और फिर बाकी गाना गाएंगे जा ना। अमेरिका में ये कंसेप्ट है, अमेरिका ने अपना, अमेरिकन स्टेट्स ने अपना अस्तित्व बना के रखा है और फिर वो मर्ज में, लेकिन वो भी अलग नहीं हो सकते। सो वो फेडरल स्ट्रक्चर दिखता भी है और वो है भी, क्योंकि उनके राज्यों के अंदर संविधान अलग है, उनके झंडे अलग हैं। हम फेडरल नहीं हैं, लेकिन पहले थे। अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया ये पूरा ऐसा इंडिया नहीं है। इसको इंडिया को बनाने में बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी है। 1956 का एक्ट हमने पढ़ लिया, 7th अमेंडमेंट एक्ट, राज्य पुनर्गठन, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7th अमेंडमेंट। उसने क्या करा, ये ABCD वाली जो डिस्टिंक्शन थी वो हटा दी, राजाओं से पूरी तरह से स्वराज। उनको बोला ठीक है यार, आपको पेंशन दे, पैसे भी चाहिए, आपको और क्या करना है, तो आप राजनीति में आ जाओ, MLA बन जाओ, MP बन जाओ। बन गए बहुत सारे राज्य, डिसॉल्व कर दिया उनका। रही सही कसर इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी। 1971 के अंदर उनका प्रीवी पर जो मिला करता था उसको खत्म कर दिया। अब हो गए हम पूरी तरह से राजाओं से फ्री, चाहे अंग्रेज राजा या भारतीय राजा, फ्री हो गया 1971 लास्ट। वैसे पैसा था, वो पैसा जा तो हमारा ही रहा था, वैसे भी पैसा तो हमारा ही जाता। हम कभी आके पूछें क्या तुमने हमारे पैसे का क्या किया, जो हम पूछ लेते उस समय। हमने आगे भी नहीं पूछा, इतनी जागरूकता आने के बाद हम क्या पूछ लेंगे भैया हमारे पैसे का बता तुमने क्या किया। इतना बड़ा महंगा पेट्रोल तुम 2 साल से बेच रहे थे, जबकि तुम्हारा नियम है कि हर रोज तुम पेट्रोल की कीमत को रिवाइज करोगे। जब बढ़ रही थी तो रोज बढ़ा, तो पहले हम कीमत देखते थे, फिर हिसाब लगाते थे कि कितना गिरेगा आज तक कीमत। अब जैसे ही चुनाव आता है कोई बात नहीं, उसके ऊपर थोड़ी सवाल होगा, सवाल मुद्दा वो है ही नहीं, तो हम जागरूक नहीं है ना। इसलिए संविधान बोलता है कि इसकी सुप्रीमेसी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। संविधान की
सुप्रीमेसी चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी चलेगी, और इसका संरक्षक बना दिया जाता है इसको। वो चेक करेगी कि तुम संविधान के साथ खिलवाड़ तो नहीं करो। क्यों करेगी? क्योंकि हमने अभी अभी अमेंडमेंट पढ़ा था, आर्टिकल 368 पढ़ा था, उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पावर नाम का शब्द आया था, वो इसको दे दिया गया। ये इसके अंदर बदलाव कर सकती है, अलग से बॉडी नहीं चाहिए। बैलेंस हो गया? ये बदलाव करेगी और ये उस बदलाव को चेक करेगी कि ये बदलाव सही है कि नहीं है। यहां से निकलता है बेसिक स्ट्रक्चर कि मूलभूत ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए। मूलभूत ढांचा न सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसा है वो, और उनके फंक्शंस हैं, साथ ही साथ में वो जनता के राइट्स के बारे में हो। तो 4 मेन चीज हैं यहाँ, 4 शाबाश। पहला, जनता के अधिकार। उसके पहले सवाल आता है, जनता कौन? जनता कौन? तो पार्ट 1 स्टेट्स, टेरिटरी है। पार्ट 2 सिटीजन, कौन होंगे सिटीजन? उसके बाद तो एक्ट पे काम हो रहा है, ओरिजिनल तो हो गया। उसके बाद पार्ट 3 आपके अधिकार। फिर राज्यों को क्या करना है, पार्ट 4। फिर आपकी ड्यूटीज, आपके कर्तव्य। पार्ट 4 के अंदर ही राज्यों के कर्तव्य भी है और राज्यों के अधिकार भी। वही राज्य के अधिकार भी बोले जाते हैं कि करने को प्रेरित करते हैं। इसके बाद पूरी राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती है। तो टॉप टियर इज पार्ट 5, सेकेंडरी टियर इज पार्ट 6, पार्ट 7 रिपीट हो गया। पार्ट 8 भी राजनीतिक व्यवस्था है, यूनियन टेरिटरीज। सिर्फ स्टेट ही नहीं है, यूटी भी शामिल है, जो संघों के राज्य क्षेत्र के अंदर आता है। मतलब संघ के पूरा जो राज्यों का क्षेत्र है, जिसमें राज्य और यूटी दोनों शामिल है। ये नया शब्द आ जाता है यूटी, इसको हमने फंसा दिया इधर। फिर हमारे पास नेक्स्ट, ये तो सेम है, दीज आर पैरेलल। अब हमारे पास थर्ड टियर आता है और उस टियर को हम बोलते हैं लोकल गवर्नेंस वाला मॉडल। तो यहाँ पे पार्ट 9A लोकल, पहले रूरल गवर्नेंस, दूसरा अर्बन गवर्नेंस। 9 and 9A, मैंने 10 क्यों लिखा है? तुम लोगों ने टोका भी नहीं। 9A। अब यहां ये तो समझ में आ गया कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। राष्ट्रपति महोदय के साथ में इन्होंने कहा कि यार एक वाइस प्रेसिडेंट ले लो। एक कभी होनी अनहोनी घटना दुर्घटना कुछ घट गई तो एक होना चाहिए। फट से अपन ने भाई बैठ जाओ, आओ भैया साहब बैठ जाओ, बोलिए। विधायिका अपनी जगह है, विधायिका यानी किस तरह से असेंबली काम कर रही है वो अपनी जगह पर है, उसका अपना स्ट्रक्चर है। फिर इन्होंने ये कहा कि ये राष्ट्रपति तो इंडिपेंडेंट टेढ़ा हो सकता है, रिपब्लिकन फॉर्म डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की मंशा है। डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर उस एक व्यक्ति की मंशा को कंट्रोल कर दिया जाता है। और बोला डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति कैसे लाएंगे? तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति चुना जाएगा, लेकिन हम इसको पावर नहीं देंगे। बोले फिर पावर किसके पास रहेगा? बोले देखो अपन ने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इसका लिया है, इसका लिया है या इसका। तो बोले पावर रहेगा जनता के पास। कैसे रहेगा? बोले जनता के चुने हुए लोगों के बीच में से, जनता के लोगों के लिए तो चुन लिया ना, सरकार बनी। तो बोले कैसे बनाए? बोले जैसे बना रहे थे अपन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनका एक हेड होगा, इधर प्रधानमंत्री कहलाएगा और इधर मुख्यमंत्री कहलाएगा। चुना गया है, चुना गया है। बोले ये असल सरकार चलाएगा, तो हमारी जनता की सरकार होगी। ये है हमारा अंग्रेजों का मॉडल, जिसको हम नाम देते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर, मिनिस्टर मत बोलना, मॉडल इंग्लैंड का, यूके का, इंग्लैंड का टू बी प्रिसाइज। लेकिन वहां पर मोनार्क है,
राजशाही व्यवस्था है, अभी राजा भैया है, नॉट राजा भैया, राजा चार्ल्स, किंग चार्ल्स दी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड या फोर्थ देख लेना भैया, कभी परीक्षा में आ जाए तो। हाँ, ये भी पढ़ना पड़ता है। फिर आप करें, करंट अफेयर है तो करंट अफेयर आज का थोड़ी है, तो कितने 3 साल तो यूं ही ले लो, हमेशा का रोल है। तो 10 साल पहले भी पूछ लो, कम सवाल नहीं उठाने वाले भैया, इसे करंट अफेयर बोलेंगे कि इसे झटका मारने वाला करंट का अफेयर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या व्यवस्था ली, क्यों ली, चल रही है, सुचारू ढंग से काबू है, प्लस हमारे जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं उनको पूरा कर रही है। ये है व्यवस्था। इसके बाद में उन्होंने बोला कि चैप्टर 4 में गवर्नर को सब पावर दे देंगे, आर्टिकल 1 to 3, आर्टिकल 213। गवर्नर भी ऑर्डिनेंस दे सकेगा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया काम करा यार तुमने, तो गजब काम कर दिया। बोले चैप्टर 4 खत्म हो गया, अब हमारे यहाँ पर भी स्टेट्स के अंदर एक जुडिशियरी चाहिए, तो यहाँ थी हमारी सुप्रीम कोर्ट, इधर हमने डाल दिया हाई कोर्ट। फिर उन्होंने बोला कि यार एक चैप्टर और जोड़ लो, उन्होंने चैप्टर 6 जोड़ दिया। बोले हाई कोर्ट के नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट और जोड़ लो। यहाँ ये अंतर होता है, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर सीएजी पे खत्म होता है, इधर सबऑर्डिनेट कोर्ट पे खत्म होता है। कोर्ट 2 हिस्सों में, 2 चैप्टर्स में बटे हुए। ये है ढांचा जिसको पूरा आपको पढ़ना है, ये दिया हुआ है आपको। इन अदर वर्ड्स, इन अदर सेंस, अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 100 आर्टिकल तो यूनियन में देख लिया, और इसकी शुरुआत कर दे तो आर्टिकल 100 कहाँ गया, कहाँ लिख रहा था, ये लिखा 52 से 151 तक। अब यहाँ पर एक तो मेरा चैप्टर 1 था, तो 151 के बाद 152 का, तो ये एक आर्टिकल हो गया, यहाँ एक आर्टिकल का पूरा चैप्टर है वो खत्म। तो गवर्नर कहाँ आ जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली, यहां से चालू होगा एग्जीक्यूटिव, ये कहां तक जाएगा 167, शाबाश। ये लेजिस्लेचर से 212, शाबाश। बाकी सब लोग मुंह बधिर क्यों हो रहे हो, 213, तो लिख दिया मैंने ना, 213 तो यही याद हो जाता, 1 2 3 2 1 3। हाँ, ये 214 से 232, देखो तुम्हारे रिवीजन नहीं है, और ये 232 से 237, 33 होगा ना, 33 से 37। ये खेल है आपका। सो आई होप एक बुनियाद समझ में आई होगी। अब इसका सबसे खतरनाक स्वरूप बताता हूँ। आर्टिकल 245, आर्टिकल 245, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 क्या बोलते हैं, देखो सब हमारी क्लास में शंट हो गए, तो मार साहब ने आज शर्म पटरी बदल दी, इधर तो आते नहीं है। पार्ट 11 का पहला आर्टिकल 245, Extent of law is made by Parliament and by the legislature of state. यहाँ पे 245 के अंदर बात हो रही है कि ये कानून कहाँ बनाएंगे, कैसा बनाएंगे। सो आर्टिकल 245 इस लेजिस्लेचर की और इस लेजिस्लेचर की, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इन दोनों के लॉ बनाने का बाउंड्रीज के बारे में बात करता है कि कहाँ तक ये कानून बना सकते हैं। लॉ आर्टिकल 13 में भी बात करता है, लॉ और भी कई जगहों पे हमने देखा है जो बात करता है। सो ये खेल है लॉ बनाने का, और आर्टिकल 246 ये बोलता है कि लॉ कैसे होंगे। तो वो 246 के अंदर बोलता है कि भैया एक तो शेड्यूल होगा। आर्टिकल 246 बात करता है 7th शेड्यूल की, जिसके अंदर डिवीजन दिया है कि कौन कौन क्या करेगा। तो यूनियन की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट, और कौन करेगा लिस्ट, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। अगेन करंट आ गया उसमें, तो वहां का करंट का भी सवाल आ सकता है, भले ही वो करंट कितना ही पुराना हो,
और उसका वोल्टेज कितना ही पावरफुल हो, झटका धीरे से न लगता है यहाँ भैया, जोर का झटका जोर से ही लगता है और ना कर देता है, 1 साल का झटका हो जाता है कई बार को। ओके, ये थी कहानी हमारी कि किस तरह से ये बने हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लेके चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन दोनों के बीच का पंगा झगड़ा सुलझाना है। ये इससे भिड़ लिया, यूनियन एक तरफ, स्टेट एक तरफ, या 2-4-5 स्टेट मिल गए, क्यों मिले थे ना, 24-25 स्टेट मध्य भारत भिड़ गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बोले यार ये तो गलत करा हमारे साथ, बोले जो हो गया चलो हटो साइड में, या राज्यों के बीच में हो जाए, विंध्य प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश, मध्य भारत, क्यों टाइम सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसी तरह का आर्टिकल 32 में इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कि राज्यों में या कहीं पर भी पूरे संघ के अंदर जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं हो पाए। बाद में तो बहुत चीज़ के ऊपर चला गया, तो वहाँ से जुडिशियल रिव्यू निकलता है। ये पूरा एक बेसिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से आई हैं, किस प्रकार से आई हैं, तब आप ये कह पाओगे कि भविष्य के अंदर हम काम करेंगे किस प्रकार से। सो फॉर द टाइम बीइंग टेक केयर एंड बाय बाय। कोई लाइव चैट में अवनी जी गुड मॉर्निंग एंड आकृति जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। मैं वहाँ आऊँगा, तुम वहाँ से आओगी, बात तो एक ही। क्या हटे हम लोग? ओके, here we are। ठीक है, हाँ, थोड़ा तुम भी देखो, थोड़ा हम भी देखो। हम अकेले कहाँ देखें? थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी मेहनत हम करें। और करवा लेना चाह, बढ़िया बढ़िया काम हो जाए, तो सारा काम, सारा खेल उसी का है। तो प्रयास कर सकते हैं, अच्छे से प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास सही दिशा में होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए। भावनाएं समझो, गुड। चलिए, सुबह सुबह की क्लास कहती है कि गुरुदेव हमारे पास एक टॉपिक है, उसको देखो सिलेबस को। पॉलिटी के अंदर आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा टॉपिक है। फेडरल एग्जीक्यूटिव शब्दों का जो खेल करा है इस बार उन्होंने फेडरल एग्जीक्यूटिव, और उसके आगे लिखा है प्रेसिडेंट, उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और अच्छा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग। इसी तरह से एक और टॉपिक दिया है आपको स्टेट के बारे में, कौन सा पॉइंटर है वो? क्या है ना, क्या बोला है उन्होंने? राज्य का, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एमपी। और अगला राज्यपाल, मंत्रिमंडल, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विधानसभा, दैट इज योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यहाँ दे दिया उन्होंने, ठीक है, हाई कोर्ट इसका यहाँ है। साथ ही साथ में आपको दिया है सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम। बस अब इन टॉपिक्स को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक बुनियाद बनानी जरूरी है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलना है। क्वेश्चंस या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे या तो वो संविधान के प्रोविजंस के ऊपर होंगे। पहला ये नंबर 1।
तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आने चाहिए। अगला, जो स्टैट्यूटरी एक्ट्स हैं, जो संसद ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, सवाल वहां से आ सकता है। एक्ट्स के बाद में फिर आपके पास सवाल आएंगे फैक्ट्स के ऊपर कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन था, ये वाले पार्ट। तो ये 3 पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैं आपके, जिनको आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। छोटा सा काम दोनों जगह पे लागू होता है। अब शुरुआत कहाँ से होगी इनकी और इनको किस तरह से समझा जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम देखेंगे। एक्ट्स जो होते हैं, लॉज जो होते हैं, या कानून का पालन कराते समय अगर कुछ हो रहा है तो वो किस प्रकार से हो रहा है, कैसे होता है, प्रैक्टिकल क्या है। देन क्या आ गया मेरा प्रैक्टिकल। ये है खेल इंडियन पॉलिटी का। वास्तविकता में क्या हो रहा है, दिया गया है, और वास्तविकता में क्या हो रहा है। ओके, सो जब हम इन पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ 3 चीजें साफ नजर आती हैं। एक कहता है एग्जीक्यूटिव, इधर कहता है गवर्नर, गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव। इधर हाई कोर्ट है और इधर सुप्रीम कोर्ट है, इधर पार्लियामेंट है, इधर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये जो एग्जीक्यूटिव है और ये जो जुडिशियरी है, ये 3 मेजर ऑर्गन्स होते हैं ऑफ गवर्नमेंट। अब 3 मेजर ऑर्गन्स है, ठीक है सर, 3 मेजर ऑर्गन्स हैं। अब ये जो 3 ऑर्गन्स हैं, इनको हम बड़े आराम से, जो लिखा है वहां पर, इसको इस तरह से लिखेंगे। आपने एक तो लिख दिया एग्जीक्यूटिव, इसको फेंकने को बोला था, ये चालू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। कार्यपालिका, विधायिका, ये आएगा ना स्पेलिंग सही, और न्यायपालिका। ये 3 ऑर्गन हो गए। जब ये 3 ऑर्गन्स काम करेंगे गड़बड़ भी हो सकती है। तो पहली चीज, ये 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट बना रहे, तो ये बना क्यों रहे और किस प्रकार से बना रहे। सो मेरा प्रियम्बल संविधान का कुछ कहता है। स्टार्टिंग की लाइन बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। ये 3 शब्द थे जो ओरिजिनली sovereign, democratic, republic, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ करते थे 1950 में। अभी जब हमने अमेंडमेंट्स देखे थे तो अमेंडमेंट के अंदर हमें पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट के साथ हमने इसके अंदर 2 शब्द और जोड़े हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर। खैर काम आज हमारा जो है वो इन पर है। सबसे पहली चीज, व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा, जनता के बीच में से, जनता के लिए सरकार का चुना जाना। इसमें बोर्ड पूरा दिख रहा है, कंप्लीट। दैट इज योर डेमोक्रेटिक सिस्टम। अर्थ ये हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी और वी द पीपल से शुरू होगी। यही बना रही वी द पीपल, तो जनता के बीच में से, जनता के लिए, जनता के द्वारा।
जनता के बीच में से, जनता के द्वारा, जनता के लिए काम करने वाली सरकार को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें जनता की भागीदारी होती है। अब ये जनता किस तरह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी बनाएंगे। अब इसके अंदर प्राचीन भारत की थोड़ी सी हिस्ट्री देखिए। इंडिया के अंदर हम जब बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन रहा, कुछ कुछ टाइम पर पॉलिटिकल यूनिटी दिखती है पूरी हिस्ट्री के अंदर। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इसकी वजह से मोनार्कियल सिस्टम इंडिया को नुकसान में ले जा सकता था। किसको बनाओगे? इतने सारे किसको बनाओगे? फिर कल को फिर से भिड़ लिए तो जैसे पहले भिड़ा करते थे। सो मोनार्कियल सिस्टम एक बड़ी कल्चर के लिए नुकसानदायक हो सकता था। फिर क्या बनाएंगे? तब बात होती है कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के अंदर हम लोगों ने डिमांड किया था सेल्फ रूल, स्वराज। शुरुआत होती है बेसिकली, ये तो बाय प्रोडक्ट था बंगाल पार्टीशन का, हालांकि उसके पहले से डिमांड हो चुकी, डिमांड क्या उसके ऊपर बात हो चुकी थी ऑलरेडी। जो ब्रिटिशर्स की दूसरी कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज में ये दिया जा चुका था, खासतौर पर व्हाइट कॉलोनीज के अंदर। तो स्वराज की अवधारणा धीरे धीरे बदलती है, और ये स्वराज था सेल्फ रूल, और इस सेल्फ रूल के अंदर मॉडल जो अडॉप्ट करना था वो था ब्रिटिश। सिंपल, हमने उस समय आजादी नहीं मांगी थी। अगर हम आजादी मांग रहे होते तो बात कुछ और होती। जब हम आजादी ही नहीं मांग रहे हैं तो हमने क्या मांगा? 1916 होम रूल लीग मूवमेंट। इसमें हम मांग रहे थे कि आप हमको हमारे कुछ चीजों के अंदर काम करने दीजिए। दैट वाज द स्वराज पहला। 1929 आते आते उस समय के भारत के दो हिस्सों के बारे में बात थी। 1916 के अंदर ये मुद्दा मेन जो चल रहा था वो ब्रिटिश इंडिया का था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और 1929 आता है, ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली इंडिया दोनों के अंदर शामिल हो जाता है, और इसको इस समय नारा दिया गया कि ये पूर्ण स्वराज होगा। दैट इज अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं है, अभी भी इंडिपेंडेंस वाला वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा चल रहा है राजनीति किस प्रकार से होगी। सो सबसे पहले अगर आप बुक्स को देखेंगे ना, तो बहुत सारी अच्छी बुक्स आती हैं, उसके अंदर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की स्टार्ट होती है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। लक्ष्मीकांत जी ने वो काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत शेम कर दिया उसको, बट अदरवाइज अगर दूसरी किताबें आप देखेंगे तो एनएफएम इज कंबाइंड विद पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि जब तक आप इस नजरिए से इसको नहीं देखेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है और इसकी जड़ें कहाँ तक हैं। तो जड़ें आती हैं एनएफएम में। एनएफएम के अंदर 1916 से 1929 वाले मामले होते हैं। यहाँ पे 1920 के अंदर हम लोग एक बड़ा मूवमेंट देखते हैं, जिसे हमने कहा था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। खत्म हो जाता है 22 के अंदर। 23 के अंदर हम एक और सत्याग्रह देखते हैं, झंडा सत्याग्रह। उसके बाद 29 वाला काम हो जाता है। इसके बाद 32, 31, 32, 33 वाले काम के अंदर हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। सही, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, असहयोग तो नॉन कोऑपरेशन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दैट इज नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। यार हिंदी मुझे ना कंफ्यूज कर रही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग देखते हैं। ये जो सीडीएम था, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे थे, इस दौरान चल रहे थे, उनका रिवर्सल हो जाता है कि ठीक है हम कानून तो तुम्हारा मान रहे थे, अब हम तुम्हारा कानून भी तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमें हमारी सरकार, बात क्या थी? हमें हमारी सरकार, हमें हमारी सरकार क्यों चाहिए थी? हमें हमारी सरकार चाहिए थी क्योंकि इस जनता को कुछ राइट्स चाहिए थे, और उन राइट्स के अंदर एक राइट था पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार। ठीक है, हो गया, बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। अब 1942 आते आते गांधी जी एक नया मूवमेंट शुरू करते हैं, एंड दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तो अंग्रेजों भारत छोड़ो ही होगा ना।
42 क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ कंसेप्ट इवॉल्व होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब हमें अब आजादी पूरी तरह से चाहिए, ये कंसेप्ट है। लेकिन इस बीच में जो डिमांड सेट था, जिस तरह की डिमांड की गई थी, वो डिमांड्स कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश पैटर्न को एक्सेप्ट करने वाली बात होती। और इन्हीं डिमांड्स के चलते चलते 1935 में अंग्रेज एक एक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको लाने से पहले एक कमीशन इंडिया आता है जो स्टडी करता है इंडिया की कंडीशन को, उसको कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया था? क्योंकि उसके पहले एक एक्ट आया था 1919 में, उसको स्टडी करने आया था कि यहाँ की सरकार किस तरह से चल रही है। तो व्हाट इज सरकार? सरकार इज दिस। अब उस टाइम की जो सरकार थी, उस सरकार का जो हेड एग्जीक्यूटिव था वो अंग्रेजों द्वारा अपॉइंट किया हुआ होता था। तो हेड एग्जीक्यूटिव उस समय की सरकार के अंदर हमारे पास गवर्नर जनरल होता था, इसको अपॉइंट करता था क्राउन। क्राउन यानी राजा या रानी। साथ ही साथ में राजा की मदद करने के लिए वहां पीएम और उसकी काउंसिल होती थी, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, जो राजा की या रानी की मदद करते थे। देन बात कहां आ गई, अब क्या होगा? तो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर बनना चालू। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं बनता, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर यानी विधायिका के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू होते हैं। और एक सेंट्रल विधायिका और प्रोविंशियल असेंबली ये बनती हैं। प्रोविंशियल यानी जो ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर प्रोविंस होती थी उनके अंदर बनती है। सेंट्रल इसी तरह से राजाओं की काउंसिल है, उसके ऊपर हम अभी नहीं चाहेंगे। ये काम क्या करती थी? लॉज बनाने का। तो किस तरह के लॉज ये बना सकती थी? कानून बनाने का अधिकार जो यहाँ पर दिया था वो अल्टीमेटली दो हिस्सों में बटा हुआ होता था। एक होते थे ट्रांसफर्ड और एक होते थे रिजर्व्ड। एक होते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक होते थे रिजर्व। रिजर्व्ड वाले के अंदर ई भैया काम कर रहे थे और ई भैया का काम था ट्रांसफर्ड पे काम करना। सही है? ये हमारी लेगेसी है। लेकिन यहां काम करा गया, काम करने का एक्सपीरियंस मिला, असेंबलीज बनना चालू होती हैं, असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन का मोड ऑलरेडी इनका एग्जिस्ट कर रहा है। किसका? लेजिस्लेचर का। जुडिशियरी अपॉइंट की जाती है। 1935 के अंदर ऑलरेडी हमारे पास हाई कोर्ट्स हुआ करते थे और 1935 के एक्ट के अंदर एक फेडरल कोर्ट की उम्मीद की। फेडरल कोर्ट क्यों थी? क्योंकि इस इंडिया को उन लोगों ने एक फेडरेशन बनाने की कोशिश की थी। सॉवरेन सोशलिस्ट फेडरेशन किस किस का? स्टेट्स यानी प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस का ये खेल था। लेकिन वो कभी बना नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसे ज्वाइन किया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन लॉ तो था। अब हमारे पास जब 1947 आ रहा होता है तब तक सुबुगाहट कुछ इस तरह से चल रही होती है कि सडनली ऑल ऑफ अ सडन हम लोग आजाद हो जाते हैं। हाँ, हमारी डिमांड थी, लेकिन अंग्रेज अगर नहीं पूरी करते तो क्या होता है? आजाद तो हो गए। अब जैसे ही आजाद होते हैं तब हमारे पास समस्याएं बहुत सारी खड़ी होती हैं। पहली समस्या हमें जो हैंडल करनी होती है वो थी पार्टीशन। पार्टीशन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, रेफ्यूजी की प्रॉब्लम, भुखमरी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे पास मौजूद थी। अब संविधान सभा को रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सो उसके अंदर टर्म थी कि अगर आप
सब कुछ सही नहीं चला तो हम वापस से आ जाएंगे, अंग्रेजों ने कहा। ठीक है सर, हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास 3 बॉडीज हैं जिसके ऊपर संविधान सभा काम करेगी, और चौथा एलिमेंट है किनके लिए काम करेगी, तो इनके राइट्स कौन से होंगे? We the people of India having solemnly resolved to constitute तुम काट है भैया। Okay. So I was talking about कि किस तरह से ये 3 ऑर्गन्स काम करेंगे। अब मैं संविधान सभा के अंदर बैठा हूँ और मैं इसके ऊपर कार्य करना चाह रहा हूँ। अब आप सोच के बताइए कि कौन से राजा को हम इंडिया का राजा बना दें। 1857 में हमने आखिरी मुगल बादशाह को राजा बना दिया, ठीक है। राजा रजवाड़े तो उस समय भी थे। सबसे बड़े राजा को बना दें तो हैदराबाद स्टेट, ना मुसलमान को नहीं बनाएंगे, तो सबसे बड़े हिंदू राजा को बना दें तो आपस में खड़े हो जाएंगे, वरना कहीं ना कहीं झगड़े होते। प्लस हम वहीं पहुंच जाते जो 1929 की डिमांड के खिलाफ होता। हमें तो राजाओं को भी हटाना है, हमें तो जनता का शासन चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। तो बड़ा कॉमन एलिमेंट निकल कर आया जो एक शब्द था, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। अब ये कई बार समझाया है, हमेशा ही समझाना पड़ता है, इसके बारे में मिसनोमर्स बहुत सारे होते हैं, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। डेमोक्रेटिक है गणतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र फिर क्या? अच्छा, ये है भैया लोकतंत्र और ये है गणराज्य। ये अंतर, इसको इस तरह से समझिए। रिपब्लिक के लिए 100% गणराज्य होना है, यानी 100% डेमोक्रेसी होना है। बिना डेमोक्रेसी के आप रिपब्लिक नहीं हो सकते। क्यों? रिपब्लिक का अर्थ ये हुआ कि जो राज्य है, स्टेट, उस राज्य का जो हेड होगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, सफाई भी करना पड़ेगी। राज्य का जो हेड होगा वो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना गया होगा। सो कौन हेड होगा? सो वो रिपब्लिक बनाता है। सो रिपब्लिक बनाने के लिए हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये अर्थ होता है रिपब्लिक का। लेकिन वहीं पर अगर हमको सिर्फ डेमोक्रेटिक चाहिए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में राजा हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर मोनार्की चल सकती है। एग्जाम्पल इंग्लैंड, राजा रानी है लेकिन डेमोक्रेसी, प्रधानमंत्री। एग्जाम्पल भूटान, राजा है, प्रधानमंत्री भी है। ऐसी कई जगहों के ऊपर, जापान, पार्लियामेंट है, राजा है। उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि राजा भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द आ गया तो राजा अपनी स्व से काम नहीं करेगा। लेकिन सऊदी अरब में ये शब्द नहीं आता, ओमान में ये शब्द नहीं आता। वहां राजा की मर्जी से मंत्री हो सकते हैं। टोटल मर्जी किसकी? संप्रभुता किसकी? वो है संप्रभुता। अब यहां सॉवरेन डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सॉवरेन है। ये भारत का कैरेक्टर बता रहा है कि भारत अंदरूनी तौर पर, बाहरी तौर के ऊपर अपने निर्णय लेने में सक्षम है। सो उस निर्णय लेने के सक्षम के अंदर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमने बात करी थी, उसके प्रोविजंस कुछ बने और वो इस तरह से बने कि इसमें 2 मेजर पार्ट्स हैं। जो 2 मेजर पार्ट्स आते हैं पूरे संविधान के अंदर, जो महत्वपूर्ण बनते हैं, उसमें एक आता है हमारा पार्ट 5, एक हमारा आता है पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये जो भाग 5 और भाग 6 है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। जो ओपनिंग मुझे आज देनी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मुझे ये फटाफट निपटाना है, बड़ी जल्दी निपटता है ये। उसके बाद फिर नया सेट, नई शुरुआत,
नई कहानियाँ, नया रिविजन। समझ में आ गया आप लोगों के यहाँ तक कुछ कुछ कहानी हमारी? अब हमने बात करी 3 मेजर ऑर्गन्स की। ये जो 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, इन मेजर ऑर्गन्स को किस तरह से डिवीजन डाला गया है। सो मैंने यहाँ लिखा था पार्ट 5 और पार्ट 6। ना ये जो पार्ट 5 और पार्ट 6 हैं, ये राजनीति के ऊपर चर्चा है, पार्ट 5 और। अब ये समझने की कोशिश करिए कि मैंने अभी तक आपको जो फिलॉसफी दी है वो ये है कि हमने ये सिस्टम क्यों चुना। तो सिस्टम चुनने के अंदर हमने सिर्फ एक्चुअली पुराना लेजिस्लेचर चुना है, क्योंकि उधर तो अंग्रेजों का राजा था, वो तो चुना गया, और कोर्ट के अंदर तो वो अपॉइंटमेंट होते थे, वो हमने चुन लिया। वो था वैसा का वैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो इसके प्री एग्जिस्टेंस से एक सिस्टम मौजूद था। क्या था? सिस्टम मौजूद था। सो मेरे पास आता है पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और एक आता है मेरे पास, चलो देखिए, पार्ट 6। पार्ट 5 की जो हेडिंग होती है वो लिखी जाती है यूनियन, द यूनियन। अब ये जो शब्द आया यूनियन, ये शब्द थोड़ा सा विचित्र हो जाता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दे दिया गया सिलेबस में फेडरेशन, फेडरल। ये यूनियन निकलता है आर्टिकल 1 के साथ, जो बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, के नाम हो गए शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। सो ये संघ की बात करते हैं। कौन सा संघ? इंडिया। तो इंडिया क्या है? एक यूनियन है जो राज्यों से मिलकर बनती है। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसके बाद उसकी टेरिटरीज के बारे में चर्चा हो जाती है, तो वो अपनी जगह पर है कि इंडिया की टेरिटरी क्या है। फिर यहां पर बात होती है कि आपको किस तरह से ऑर्गन्स बनाने हैं। सो सबसे पहले चर्चा करते हैं ये लोग एग्जीक्यूटिव की, कि काम करेगा कौन? कार्यपालिका की, कि कार्यपालिका का काम क्या होगा, कार्यपालिका क्या काम करेगी। अब ये कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल 52 से 151 तक। अब एग्जीक्यूटिव के जैसे ही बोला तो उसके अंदर ये पहला चैप्टर बन जाता है। दिस इज चैप्टर 1, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। सही है? 78 बोलते हैं। चलो, तो ये एग्जीक्यूटिव है। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन और शामिल हो सकता है उसके ऊपर चर्चा है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सो एग्जीक्यूटिव के अंदर की बात ये होती है कि यहां पर इन्होंने बोला कि हम लोग प्रेसिडेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? काय को काय जरा भाव काय को बनाना, क्योंकि प्रियम्बल में आपने एक शब्द ले लिया रिपब्लिक, उसको पूरा करने के लिए आपको राष्ट्रपति बनाना है। रिपब्लिक अपने आप डेमोक्रेसी मांगता है, बिना डेमोक्रेसी के आप रिपब्लिक नहीं हो सकते, लेकिन बगैर रिपब्लिक के आपकी डेमोक्रेसी हो सकती है। सो डेमोक्रेसी इज द कोर, जिसके लिए जिसकी वजह से रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक की वजह से आप डेमोक्रेसी हो नहीं। डेमोक्रेसी की डिमांड हमारी सबसे पहले से चल रही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हमने अपनी लेजिस्लेचर तो बना दी। अब लेजिस्लेचर का एक्सपीरियंस था, लेजिस्लेचर पावरफुल थी, ठीक है, हमारी लेजिस्लेचर तगड़ी थी, कानून कौन बनाएगा, पालन तो तुम कर रहे हो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसके साथ में एक और चीज रखी, चैप्टर 2, जिसके अंदर ये लेकर आए लेजिस्लेचर, यानी विधायिका। अब ये जो विधायिका है, इन्होंने कहा कि जो संघ की विधायिका होगी वो बायकैमरल होगी, द्विसदनीय व्यवस्था होगी। आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 100 इस बात में पूछूंगा, फट से निकलना चाहिए।
इसी के साथ इन्होंने एक घपला और करा, इन्होंने एक छोटा सा चैप्टर और जोड़ दिया, चैप्टर 3। इसके अंदर इस राष्ट्रपति को स्पेशल पावर्स दे दिए कि वो ऑर्डिनेंसेस दे सकता है, यानी राष्ट्रपति के लॉ बनाने के ताकत, शक्ति। बताइए सर, चैप्टर 4 में इन्होंने ये जोड़ा कि किस तरह से न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका का, संघ क्या है? राज्यों का संघ है। तो यहां पे आ गई हमारी यूनियन जुडिशियरी, जुडिशियरी 124 से 100। शाबाश। फिर इन्होंने बोला कि ये जो जुडिशियरी है इसके अंदर बात हो रही है संघ की, यहाँ बात हो रही है यूनियन के लेजिस्लेचर की, यहाँ बात हो रही है इंडिया के प्रेसिडेंट की। याद रखिए कि यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की जुडिशियरी, ये ध्यान रखना है। सिर्फ लेजिस्लेचर यूनियन का काम देखती है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट इंडिया के हैं। सिर्फ लेजिस्लेचर यूनियन का काम देखती है, यूनियन बंटवारा है कामों का। यूनियन एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन वो स्ट्रक्चर यूनियन जैसा नहीं है, वो स्ट्रक्चर फेडरल है। संघीय संघीय दोनों ही संघीय हैं। इंग्लिश में है तकलीफ तो कि कहाँ वो फेडरल हो जाता है, कहाँ वो यूनियन हो जाता है। सो यहाँ आपको दिया है फेडरल एग्जीक्यूटिव। आपको ये समझना है कि पहले फेडरल शब्द नहीं था, सिर्फ यही था, यहाँ शब्द बदल गया है। तो यहाँ शब्द बदलते के साथ में उनकी शक्तियों पे फोकस आ जाएगा कि कौन सी शक्ति चाहिए, शक्ति किस प्रकार की होगी। फेडरल एग्जीक्यूटिव बोला है तो अकेला राष्ट्रपति नहीं होगा। अब ये था मेरा पहला एस्पेक्ट। इसके बाद में उन्होंने ये कहा कि आपको पैसों के मामले में पूरी साफ सुथरी चीज चाहिए, तो आर्टिकल 5वां जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हमारे आ जाएंगे सीएजी महोदय। अब इसी तरह से पार्ट 6 को डिजाइन करने की कोशिश की गई। पार्ट 6 को जब डिजाइन किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव को पहले यहाँ डिफाइन करना पड़ता है कि स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो पहले आर्टिकल 12 में हम ये देख चुके हैं, आर्टिकल 36 में हम ये देख चुके हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा दी गई। कारण बड़ा सिंपल है, उस समय में हमारे पास 4 तरीके के राज्य की स्थिति थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये वाला पार्ट हमने कवर किया था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन के अंदर। अब जब राज्य की बात होती है तो इसको बोल दिया गया चैप्टर 1। फिर चैप्टर 2 आया, उसके अंदर बोला कि आपका एक एग्जीक्यूटिव होगा और यहाँ पर राज्यों के हाथ में पुराने राज्यों का सिस्टम आ गया। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया गवर्नर जो पहले से मौजूद था। अब देखिएगा सिस्टम देखिएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बची कुछ टेरिटरी जिसको यूटी बोलेंगे। असली शासन कहाँ चलाना है, असली स्वराज कहाँ देना है, स्टेट्स को। अगर स्टेट्स के अंदर सब कुछ सही सही चल रहा तो यूनियन को थोड़ी स्टेट्स के अंदर उतर के काम करना है। तो अंग्रेजों का वो सिस्टम चलता था, चलेबल था, बोले ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, एप्लीकेबल है, ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है जो उसी हिसाब से चल रहा है, लगा दो। लगा दिया, आ गया गवर्नर साहब। अब गवर्नर साहब को पुराने वाले को भैया अपॉइंट किया करते थे भैया। वहीं पर अगला जो मेरे पास चैप्टर आता है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गया, तो अब मेरा आ गया चैप्टर 3। वही चीज लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर आपका यूनिकैमरल या बायकैमरल हो सकता है, एक सदनीय
या द्विसदनीय व्यवस्था का हो सकता है। एक सदनीय या छोटा ही बड़ा ही छोटा है, द्विसदनीय यानी यूनिकैमरल और बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ये तो पहले से था, कई प्रोविंसेस में ये पहले से था, कुछ जगह पर ये नया बनाना पड़ सकता था, उसको अप्लाई कर दिया। अगेन वही वाली बात थी कि कहाँ अप्लाई करोगे, तो वो पहले राज्य बता दिया तुम्हारा। तो ये वाला जो हिस्सा था पुराने समय में, ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के लिए था। साहब लोग, राज्यों का पार्ट 6 पार्ट ए वाला था। पार्ट बी के लिए पार्ट 7 था जो आज रिपील हो गया है। पार्ट सी के लिए 8 था और डी के लिए 9 था। ये कन्वर्ट हो गया यूटी में, डी को हटा दिया गया और फिर बाद में उसमें पंचायत। तो 4 अलग अलग तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करते थे, ए बी सी डी वाले 6 7 8 9 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। अब हमारे पास पंचायत है, वो तीसरा टियर है, वो थर्ड टियर है। अब यहाँ क्या राज्य संप्रभु होगा, सॉवरेन होगा। क्या ये राज्य स्वतः शक्तिशाली हो सके? हमने वही चीज देखी थी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर इनकी कोई मर्जी नहीं। यूनियन इन्हें क्रिएट करता है, ये यूनियन ने इन्हें क्रिएट किया हुआ है। स्टेट की क्रिएशन से ये नहीं। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये भी समझ लेना क्यों नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने तुमको इंडिया दिया था, अंग्रेजों ने प्रोविंसेस आजाद नहीं करी थी। तो ऑलरेडी वो प्रोविंशियल यूनियन था। जब हम आजाद हुए हैं तो हम अंग्रेजों वाली टेरिटरी से आजाद हुए हैं, राज्यों से पूरी तरह से आजाद नहीं हुए। राज्यों ने तो ये कहा चलो फेडरल में जुड़ जाते हैं, तो उन्होंने अपने अपने संघ बना लिए। जैसे हमारा था मालवा संघ, इंदौर ग्वालियर स्टेट्स, जिसे बाद में नाम दिया मध्य भारत। विंध्य प्रदेश था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड पहले क्या आता था उसमें, पढ़ने में नहीं आता ना, वो बस नाम याद है, देख लेना। राजपूताना के स्टेट्स क्या थे? एक था नहीं, बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारे स्टेट्स थे। ये तो जुड़े नहीं थे ना, ये तो जुड़े फिर बाद में। तो पहले वाला जो स्टेट आया है, पहले वाले स्टेट की कोई औकात नहीं थी, उसने इंडिया को नहीं बनाया। इंडिया आजाद हुआ, उसकी प्रोविंसेस वो थी। वी ऑलरेडी गॉट फ्रीडम 2 पार्ट्स। जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर इंडिया वही था, वो आजाद हुआ। प्रिंसली स्टेट भी आजाद हो गए, तो वो तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। हम इधर जाएं उधर जाएं, या हम रहें। एक रहीन ईर, एक रहीन पीर, एक रहीन फत्ते और एक रहीन काम। तो ये जो हम थे वो अब देखते कि ईर बीर फत्ते क्या कर रहे हैं। बंधा है मतलब बिल्ली। हाँ, तो बिल्ली बंधती है क्या? और कुत्ता बंधता है वो? अरे बच्चे हैं अंदर, नहीं है, सब हैं, मैं घंटी बजा रहा था। तो सो रहे होंगे ना, छुट्टी मना रहे हैं और क्या। ओके, क्या हुआ? What was I talking about? Legislature। तो हमने क्या अडॉप्ट करा? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पर वो चीज समझा दूं कि राज्य अगर कल को बोले कि मुझे मध्य प्रदेश बोले कि हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, मुझको अलग होना है। सॉरी बॉस, तुम्हारी वजह से मैं नहीं बनाऊं, मैंने तुम्हें बनाया। क्लियर हो गया? ये फेडरल दिख रहा है नहीं? हमने तुम्हें बनाया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चल सके। That is the case. What is federation? Why India या Indian states cannot टूट सके and अलग हो सके and go away, और फिर बाकी गाना गाएंगे जा ना। अमेरिका में ये कंसेप्ट नहीं। अमेरिकन स्टेट्स ने अपना अस्तित्व बना के रखा है और फिर वो मर्ज में, लेकिन वो भी अलग नहीं हो सकते। तो वो फेडरल स्ट्रक्चर दिखता भी है और वो है भी, क्योंकि उनके राज्यों के अंदर संविधान अलग है, उनके झंडे अलग हैं। हम फेडरल नहीं हैं।
लेकिन पहले थे। अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया ये पूरा ऐसा इंडिया नहीं है। इसको इंडिया को बनाने में बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी है। 1956 का एक्ट हमने पढ़ लिया, 7th अमेंडमेंट एक्ट, राज्य पुनर्गठन, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7th अमेंडमेंट। उसने क्या करा, ये ABCD वाली जो डिस्टिंक्शन थी वो हटा दी, राजाओं से पूरी तरह से स्वराज। उनको बोला कि ठीक है यार, आपको पेंशन दे, पैसे तो चाहिए, आप और क्या करना है, तो आप राजनीति में आ जाओ, MLA बन जाओ, MP बन जाओ। बन गए बहुत सारे राजे, डिसॉल्व कर दिया उनका। रही सही कसर इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी। 1971 के अंदर उनका प्रीवी पर जो मिला करता था उसको खत्म कर दिया। अब हो गए हम पूरी तरह से राजाओं से फ्री, चाहे अंग्रेज राजा या भारतीय राजा, फ्री हो गया 1971 लास्ट। वैसे पैसा था, वो पैसा जा तो हमारा ही रहता, वैसे भी पैसा तो हमारा ही जाता। हम कभी आकर पूछें क्या तुमने हमारे पैसे का क्या किया, जो हम पूछ लेते उस समय। हमने अभी भी नहीं पूछा, इतनी जागरूकता आने के बाद तो हम क्या पूछ लेंगे, भैया हमारे पैसे का बता तुमने क्या किया। इतना बड़ा महंगा पेट्रोल तुम 2 साल से बेच रहे थे, जबकि तुम्हारा नियम है कि हर रोज तुम पेट्रोल की कीमत को रिवाइज करोगे। जब बढ़ रही थी तो रोज बढ़ा देते, तो पहले हम जाकर कीमत देखते थे, फिर हिसाब लगाते थे कि कितना गिरेगा आज टक्की में। अब जैसे ही चुनाव आता है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर थोड़ी सवाल होगा, सवाल मुद्दा वो है ही नहीं, तो हम जागरूक नहीं है ना। इसलिए संविधान बोलता है कि इसकी सुप्रीमेसी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। संविधान की सुप्रीमेसी चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी चलेगी, और इसका संरक्षक बना दिया जाता है इसको। वो चेक करेगी कि तुम संविधान के साथ खिलवाड़ तो नहीं करो। क्यों करेगी? क्योंकि हमने अभी अमेंडमेंट पढ़ा था, आर्टिकल 368 पढ़ा था, उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पावर नाम का शब्द आया था, वो इसको दे दिया गया। ये इसके अंदर बदलाव कर सकती है, अलग से बॉडी नहीं चाहिए। बैलेंस हो गया। ये बदलाव करेगी और ये उस बदलाव को चेक करेगी कि ये बदलाव सही है कि नहीं है। यहां से निकलता है बेसिक स्ट्रक्चर कि मूलभूत ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए। मूलभूत ढांचा न सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसा है वो, और उनके फंक्शंस हैं, साथ ही साथ में वो जनता के राइट्स के बारे में हो। तो 4 मेन चीज हैं यहाँ, 4 शाबाश। पहला, जनता के अधिकार। उसके पहले सवाल आता है, जनता कौन? जनता कौन? तो पार्ट 1 स्टेट्स, टेरिटरी है। पार्ट 2 सिटीजन, कौन होंगे सिटीजन। उसके बाद तो एक्ट पे काम हो रहा है, ओरिजिनल तो हो गया। उसके बाद पार्ट 3 आपके अधिकार, फिर राज्यों को क्या करना है, पार्ट 4, फिर आपकी ड्यूटीज, आपके कर्तव्य। पार्ट 4 के अंदर ही राज्यों के कर्तव्य भी है और राज्यों के अधिकार भी, वही राज्य के अधिकार भी बोले जाते हैं कि करने को प्रेरित करते हैं। इसके बाद पूरी राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती है। तो टॉप टियर इज पार्ट 5, सेकेंडरी टियर इज पार्ट 6, पार्ट 7 रिपीट हो गया। पार्ट 8 भी राजनीतिक व्यवस्था है, यूनियन टेरिटरीज। सिर्फ स्टेट ही नहीं है, यूटी भी शामिल है, जो संघों के राज्य क्षेत्र के अंदर आता है। मतलब संघ के पूरा जो राज्यों का क्षेत्र है, जिसमें राज्य और यूटी दोनों शामिल है। ये नया शब्द आ जाता है यूटी, इसको हमने फंसा दिया इधर। फिर हमारे पास नेक्स्ट, ये तो सेम है, दीज आर पैरेलल। अब हमारे पास थर्ड टियर आता है, और उस टियर को हम बोलते हैं लोकल गवर्नेंस वाला मॉडल। तो यहाँ पे पार्ट 9A लोकल, पहले रूरल गवर्नेंस, दूसरा अर्बन गवर्नेंस, 9 and 9A। मैंने 10 क्यों लिखा है, तुम लोगों ने टोका भी नहीं, 9A। अब यहाँ ये तो समझ में आ गया कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। राष्ट्रपति महोदय के साथ में इन्होंने कहा कि यार एक वाइस प्रेसिडेंट ले लो, एक। कभी होनी अनहोनी घटना दुर्घटना कुछ घट गई
तो एक होना चाहिए, फट से अपन ने भाई बैठ जाओ, आओ भैया साहब बैठ जाओ, वो नहीं है। विधायिका अपनी जगह है, विधायिका यानी किस तरह से असेंबली काम कर रही है वो अपनी जगह पर है, उसका अपना स्ट्रक्चर है। फिर इन्होंने ये कहा कि ये राष्ट्रपति तो इंडिपेंडेंट टेढ़ा हो सकता है, रिपब्लिकन फॉर्म डेंजरस हो सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की मंशा है। डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर उस एक व्यक्ति की मंशा को कंट्रोल कर दिया जाता है। और बोला डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति कैसे लाएंगे? तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति चुना जाएगा लेकिन हम इसको पावर नहीं देंगे। बोले फिर पावर किसके पास रहेगा? बोले देखो अपन ने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इसका लिया है, इसका लिया है या इसका। तो बोले पावर रहेगा जनता के पास। कैसे रहेगा? बोले जनता की चुने हुए लोगों के बीच में से, जनता के लोगों के लिए तो चुन लिया ना, सरकार बनी। तो बोले कैसे बनाए? बोले जैसे बना रहे थे अपन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनका एक हेड होगा, इधर प्रधानमंत्री कहलाएगा और इधर मुख्यमंत्री कहलाएगा। चुना गया है, चुना गया है। बोले ये असल सरकार चलाएगा, तो हमारी जनता की सरकार होगी। ये है हमारा अंग्रेजों का मॉडल जिसको हम नाम देते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर, मिनिस्टर मत बोलना, मॉडल इंग्लैंड का, अमेरिका, यूके का, इंग्लैंड का टू बी प्रिसाइज। लेकिन वहां पर मोनार्क है, राजशाही व्यवस्था है। अभी राजा भैया है, नॉट राजा भैया, राजा भैया, राजा चार्ल्स ओके, किंग चार्ल्स दी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड या फोर्थ देख लेना भैया, कभी परीक्षा में आ जाए तो। हाँ ये भी पढ़ना पड़ता है। क्या करें, करंट अफेयर है तो करंट अफेयर आज का थोड़ी है। तो कितने 3 साल तो यूं ही ले लो, हमेशा का रूल है। तो 10 साल पहले भी पूछ लो तो हम सवाल नहीं उठाने वाले, भैया इसे करंट अफेयर बोलेंगे कि इसे झटका मारने वाला करंट का अफेयर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या व्यवस्था ली, क्यों ली, चल रही है, सुचारू ढंग से काबू है, प्लस हमारे जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं उनको पूरा कर रही है। ये है व्यवस्था। इसके बाद में उन्होंने बोला कि चैप्टर 4 में गवर्नर को सब पावर दे देंगे, आर्टिकल 1 to 3, आर्टिकल 213। गवर्नर भी ऑर्डिनेंस दे सकेगा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया काम करे यार, तुमने तो गजब काम कर दिया। बोले चैप्टर 4 खत्म हो गया, अब हमारे यहाँ पर भी स्टेट्स के अंदर एक जुडिशियरी चाहिए। तो यहाँ थी हमारी सुप्रीम कोर्ट, इधर हमने डाल दिया हाई कोर्ट। फिर उन्होंने बोला कि यार एक चैप्टर और जोड़ लो, उन्होंने चैप्टर 6 जोड़ दिया। बोला हाई कोर्ट के नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट और जोड़ लो। यहाँ ये अंतर होता है, इधर 5 है, इधर 6 है। इधर सीएजी पे खत्म होता है, इधर सबऑर्डिनेट कोर्ट पे खत्म होता है। कोर्ट 2 हिस्सों में, 2 चैप्टर्स में बटे हुए। ये है ढांचा जिसको पूरा आपको पढ़ना है, ये दिया हुआ है आपको। इन अदर वर्ड्स, इन अदर सेंस, अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 100 आर्टिकल तो यूनियन में देख लिया, और इसकी शुरुआत कर दे तो आर्टिकल 100 कहाँ गया, कहाँ लिख रहा था, ये लिखा 52 से 151 तक। अब यहाँ पर एक तो मेरा चैप्टर 1 था, तो 151 के बाद 152 का, तो ये एक आर्टिकल हो गया। यहाँ एक आर्टिकल का पूरा चैप्टर है खत्म। तो गवर्नर कहाँ आ जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली, यहां से चालू होगा एग्जीक्यूटिव, ये कहां तक जाएगा 167। शाबाश। ये लेजिस्लेचर से 212। शाबाश। बाकी सब लोग मुंह बधिर क्यों हो रहे हो? 213। तो लिख दिया मैंने ना, 213 तो यही याद हो जाता, 1 2 3 2 1 3। हाँ ये 214 से 232। देखो तुम्हारे रिवीजन नहीं है। और ये 232 से 237। 33 होगा ना? 33 से 37। ये खेल है आपका।
सो आई होप एक बुनियाद समझ में आई होगी। अब इसका सबसे खतरनाक स्वरूप बताता हूँ। आर्टिकल 245, आर्टिकल 245, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 क्या बोलते हैं? देखो सब हमारी क्लास में शंट हो गए, बोले मार साहब ने आज है ना पटरी बदल दी, इधर तो आते नहीं है। चलो पार्ट 11 पार्ट 11 का पहला आर्टिकल 245, extent of laws made by parliament and by the legislature of state। यहाँ पे 245 के अंदर बात हो रही है कि ये कानून कहाँ बनाएंगे, कैसा बनाएंगे। सो आर्टिकल 245 इस लेजिस्लेचर की और इस लेजिस्लेचर की, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इन दोनों के लॉ बनाने का बाउंड्रीज के बारे में बात करता है कि कहाँ तक ये कानून बना सकते हैं। लॉ आर्टिकल 13 में भी बात करता है। लॉ और भी कई जगहों पे हमने देखा है जो बात करता है। सो ये खेल है लॉ बनाने का, और आर्टिकल 246 ये बोलता है कि लॉ कैसे होंगे। तो वो 246 के अंदर बोलता है कि भैया एक तो शेड्यूल होगा। आर्टिकल 246 बात करता है 7th शेड्यूल की, जिसके अंदर डिवीजन दिया है कि कौन कौन क्या करेगा। तो यूनियन की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट, और कौन करेगा लिस्ट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। अगेन करंट आ गया उसमें, तो वहां का करंट का भी सवाल आ सकता है। भले ही वो करंट कितना ही पुराना हो और उसका वोल्टेज कितना ही पावरफुल हो, झटका धीरे से न लगता है। यहाँ का जोर का झटका जोर से ही लगता है और ना कर देता है, 1 साल का झटका हो जाता है कई बार को। ओके, ये थी कहानी हमारी कि किस तरह से ये बने हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लेके चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन दोनों के बीच का पंगा झगड़ा सुलझाना है। ये इससे भिड़ लिया, यूनियन एक तरफ, स्टेट एक तरफ, या 2-4-5 स्टेट मिल गए। क्यों मिले थे ना, 24-25 स्टेट मध्य भारत भिड़ गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बोले यार ये तो गलत करा हमारे साथ। बोले जब हो गया चलो तो साइड में, या राज्यों के बीच में हो जाए, विंध्य प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश, मध्य भारत। क्यों टाइम सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसी तरह का आर्टिकल 32 में इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि राज्यों में या कहीं पर भी पूरे संघ के अंदर जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं हो पाए। बाद में तो बहुत चीज़ के ऊपर चला गया, तो वहाँ से जुडिशियल रिव्यू निकलता है। ये पूरा एक बेसिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से आई हैं, किस प्रकार से आई हैं, तब आप ये कह पाओगे कि भविष्य के अंदर हम काम करेंगे किस प्रकार से। सो फॉर द टाइम बीइंग टेक केयर एंड बाय बाय। कोई लाइव चैट में अवनी जी गुड मॉर्निंग एंड आकृति जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। मैं वहाँ आऊँगा, तुम वहाँ से आओगी, बात करेगी, क्या हटे हम लोग।